हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स के बारे में। ठीक है, देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, और आज हम सभी तरह के जानवर जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, इन सभी तरह के जो जानवर हैं इनके सभी के डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलिमेंट्री कनाल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक। आपको मैं सरल तरीके से अगर बताऊं, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है ये गाय का क्या है, ये माउथ है। ठीक है, माउथ के बाद जो इसके आगे जी पार्ट आता है वो आता है फेरनेक्स। फेरनेक्स के बाद आ जाता है इसोफेगस। इसोफेगस के बाद आगे जो आ जाता है वो आती है स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये आ गया उसका मल द्वार जहां से गोबर जो है वो बाहर आता है। ठीक है, तो ये जो है जो माउथ है, माउथ से लेकर के ये जो पूरा ट्रैक है, यानी कि ये पूरा रास्ता जो है यहाँ तक के मल द्वार तक, ये जो पूरा रास्ता है इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल, या इसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी जानवर हैं जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, ठीक है, इनको जो है वो दो पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर जो है इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले आ जाता है रूमिनेंट्स, पहले आ जाते हैं रूमिनेंट्स और दूसरे आ जाते हैं नॉन रूमिनेंट्स। ठीक है, इनको डिवाइड करने का कारण जो है वो ये है क्योंकि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनका जो स्टमक होती है, स्टमक के जो है वो चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इनकी जो स्टमक होती है रूमिनेंट्स की, पहले रूमिनेंट्स में बता दो, जैसे कि गाय, कऊ, बफेलो, शीप, गोट, ये सभी जो है ये रूमिनेंट्स एनिमल्स हैं। रूमिनेंट्स का मतलब रूमिनेंट्स जो होते हैं वो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, यानी कि ये रूमिनेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो सभी पशु आते हैं। अब देखिए, रूमिनेंट्स एनिमल्स का जो स्टमक होता है वो चार पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, कितने पार्ट्स में होता है ये डिवाइड, चार पार्ट्स में। पर जो नॉन रूमिनेंट्स है, नॉन रूमिनेंट्स में हमारे आ जाते हैं जैसे कि डॉग आ गया, हॉर्स, हॉर्सेस आ गए, ह्यूमन आ गए, कैट आ गई। तो ये सभी जो हैं ये नॉन रूमिनेंट्स के अंदर आते हैं। इनका जो स्टमक होता है, इनका जो स्टमक होता है वो होता है सिंगल स्टमक। ये जो होते हैं ये सिंगल स्टमक होते हैं। ठीक है, आइए पहले हम बात कर लेते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। देखिए, पहला जो आ जाता है वो आता है माउथ, दूसरा आ जाता है फेरनेक्स, तीसरा आ जाता है इसोफेगस, चौथा आ जाता है स्टमक, पांचवा आ जाता है इंटेस्टाइन। देखिए, फेरनेक्स की बात करूं तो ये क्या है, कॉमन पैसिव है, कॉमन पैसिव ऑफ एयर, वाटर और फूड। ये जो फेरनेक्स है इसके रास्ते से जो है वायु भी अंदर जाती है, पानी भी जाता है और फूड भी जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है इसोफेगस। देखिए, इसोफेगस जो है वो पानी और भोजन को ही स्टमक तक लेकर के जाती है। नेक्स्ट आ जाती है स्टमक। स्टमक को जो है रूमिनेंट्स के चार पार्ट्स होते हैं, वही नॉन रूमिनेंट्स के जो है वो एक ही सिंगल स्टमक होती है। ठीक है, आगे हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आप ऐसे छोट तरीके से समझें। पांचवी आ जाती है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को भी जो है वो दो पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। पहले आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरी आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एसेसरी ऑर्गन्स, यानी कि जो डाइजेशन में, जो ऑर्गन्स जो है वो डाइजेशन में मदद करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। जैसे कि आ गई टंग, जीभ आ गई, सलाइवरी ग्लैंड्स, टीथ, लीवर, पेनक्रियाज।
देखिए जीभ जो है वो भोजन को अंदर निगलने में सहायता करती है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो लार यानी कि सलाइवा सेक्रेट करती हैं, और जो सलाइवा है भोजन को नरम या फिर चिकना बनाने में मदद करता है। ठीक है, दांत जो है वो चबाने में मदद करते हैं। लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, और भी ये बाइल का सेक्रेशन करता है। ठीक है, पेनक्रियास है, ये भी कई तरह के हॉर्मोन्स को रिलीज करता है जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, हम पहले बात कर लेते हैं रूमिनेंट्स एनिमल्स की। देखिए रूमिनेंट्स एनिमल्स को कंपाउंड स्टमक एनिमल्स और पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल्स भी बोलते हैं। ठीक है, रूमिनेंट्स ये जो जुगाली करने वाले पशु हैं, ये पशु भोजन को आमाशय से वापस लाकर जुगाली करते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी। इन पशुओं में आमाशय के 4 भाग होते हैं। मैंने बोला था ना आपको पीछे अभी कि रूमिनेंट्स के जो स्टमक होती है उसके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो पार्ट आ जाता है वो है रूमन, दूसरा आ जाता है रेटिकुलम, तीसरा आ जाता है ओमेजम, चौथा आ जाता है एबोमेजम। ठीक है, पहले मैं आपको ये जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं इनमें जो रूमिनेशन होती है, रूमिनेशन यानी कि जुगाली, ये जो पशु जुगाली करते हैं ये किस तरह से, देखिए जब गाय जो है वो एक बार जो है वो घास खा लेती है, तो जब वो गाय घास खाती है तो वो जो घास जो है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, रूमन में, रूमन में जाके वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, जब गाय जो है वो एक बार जब घास खा के आराम से बैठ जाती है, तो जब आराम से जब वो बैठती है तो वो जो रूमन में स्टोर हुआ घास है वो जो है वो दोबारा से गाय के मुंह में आता है। जब वो दोबारा से गाय के मुंह में आता है तो वो गाय जो है वो उसको और चबाती है, यानी कि रूमिनेशन करती है। ठीक है, तो दोबारा से रूमिनेशन करने के बाद ही जो है वो दोबारा से अंदर घास को लेके जाती है। तो इस प्रोसेस को जो है वो रूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, रूमिनेशन के बाद जब वो घास अंदर जाता है उसके बाद जो है वो रेटिकुलम के अंदर जाता है। ठीक है, रेटिकुलम के बाद वो ओमेजम, ओमेजम के बाद वो एबोमेजम, एबोमेजम के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए रेक्टम से गोबर के रूप में बाहर निकल जाता है घास। ठीक है, आमाशय पशुओं के शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जो पेट के 1/3 हिस्से में होता है। पेट की न्यूनतम क्षमता 100 से 230 लीटर तक की होती है। नवजात पशुओं में एबोमेजम सबसे बड़ा होता है। 1 से 1.5 साल की आयु तक जैसे जैसे पशु ठोस आहार लेता है उसका रूमन का आकार बड़ा होता जाता है। देखिए गाय का जो छोटा बछड़ा या बछड़ी होती है, उसका जो रूमन और रेटिकुलम है वो पूरी तरह से अभी विकसित नहीं हुआ होता। तो जब बछड़ा या बछड़ी, बछड़ा या बछड़ी को इंग्लिश में काफ बोलते हैं। ठीक है, तो जब उसका रूमन और रेटिकुलम जो है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता, तो जो दूध जो है यानी कि जो मिल्क है वो सीधा ओमेजम में जाता है। ओमेजम, ओमेजम के बाद वो एबोमेजम में जाता है। ठीक है, तो जब वो काफ जो है वो साल या फिर 1.5 साल का हो जाता है उसके बाद जो है उसका रूमन जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे वो घास खाना स्टार्ट कर देता है तो उसके रूमन का आकार जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए छोटे बच्चों में जो है वो एबोमेजम सबसे बड़ा भाग होता है, जबकि जो बड़े पशु होते हैं उनमें रूमन सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रूमिनेंट्स एनिमल्स के जो स्टमक के 4 पार्ट्स हैं उनके बारे में। तो पहला पार्ट आ जाता है इसमें रूमन। देखिए ये आमाशय का सबसे बड़ा भाग है। ये एब्डोमिनल वॉल के सहारे लेफ्ट साइड में स्थित होता है। मांसल्य फोल्ड्स या पिलर्स के द्वारा अंदर से डोर्सल तथा वेंट्रल सैग में ये विभाजित होता है। देखिए र्यूमन की जो अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उनको लेफ्ट पैरेलल नंबर से महसूस किया जा सकता है। जैसे कि आपने गाय के जो लेफ्ट साइड में
पेट वाला जो हिस्सा होता है ना, उसके ऊपर एक ट्रायंगल जैसा हिस्सा बना होता है इस तरह से जो है वो वहाँ पे ट्रायंगल जैसा हिस्सा बना हुआ होता है। आपने देखा होगा वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा सा पड़ा होता है ट्रायंगल जैसे हिस्से में। तो अगर आप इस जगह पर जो है मुट्ठी बंद कर करके थोड़ा सा दबाव यहाँ से थोड़ा दबाएंगे, तो आपको र्यूमन की जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, र्यूमन की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो आपको महसूस होंगी यहाँ से। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती हैं ये 2 मिनट में, ठीक है, ये 2 मिनट में जो है वो 3 बार कॉन्ट्रैक्ट होता है र्यूमन, ठीक है। और र्यूमन में जो है वो घास को जो है वो स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। ये जो है डाइजेशन का फूड का डाइजेशन करता है। इसमें जो है वोलेटाइल फैटी एसिड भी रिलीज होता है, ठीक है। देखिए र्यूमन की बात करें तो इसके अंदर कई तरह के माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? माइक्रोब्स। ये जो माइक्रोब्स हैं वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज जो है वो घास के अंदर ये सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। घास हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उनमें जो है ये ज्यादातर मात्रा में सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, ये इस तरह के सेल उनके अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये जो र्यूमन के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, र्यूमन के अंदर क्या पाए जाते हैं? माइक्रोब्स, प्रोटोजोआ वगैरह, ये जो है ये सेलुलोज और हेमीसेलुलोज को तोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए जो गाय भैंस है इनको जो है वो घास आसानी से पच जाता है। पर जो ये नॉन रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं, नॉन रूमिनेंट्स में कौन कौन से आ गए? जैसे कि डॉग आ गया, हॉर्स आ गया, कैट, ये जो है इनमें जो है वो माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होते। इसीलिए जो है ये डॉग, हॉर्स और कैट जो है, हॉर्स देखा, हॉर्स आपने घास वगैरह खा लेता है, इसमें जो है वो कुछ एक्सेप्शन केस है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर जैसे कि डॉग है और ये कैट है, ये दोनों जो है घास नहीं खा सकते क्योंकि इनमें जो है माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होते। ये हॉर्स की जो है वो, हॉर्स में जो है वो सीकम जो होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में सीकम एक पार्ट होता है, वहां पे जो है वो घास का मुख्य तरह से पाचन होता है। ये मैं इसको आपको किसी और वीडियो में थोड़ा पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना समझो कि ये जो नॉन रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं इनमें डॉग जैसे, कैट या फिर हॉर्स को भी एक तरह से नॉन रूमिनेंट में रखते हैं। तो इनको जो है वो ज़्यादातर घास वगैरह जो माइक्रोब्स नहीं होते इनमें, तो घास का ये पाचन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है इसमें आता है रेटिकुलम। देखिए रेटिकुलम जो है ये आमाशय का सबसे छोटा भाग है, ठीक है, जो र्यूमन तथा डायफ्राम के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर की दीवार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं होती हैं, जैसे कि हनीकॉम्ब शेप्ड, ठीक है। ये आकार में गोल और चपटा होता है। देखा आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा तो वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो उसकी जो संरचनाएं होती हैं या स्ट्रक्चर बने होते हैं उस छत्ते के ऊपर, वो इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। कभी आपने देखा हो तो इस तरह के आपको उसके ऊपर स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो ये जो रेटिकुलम होता है, रेटिकुलम में भी जो है वो इसी तरह के अंदर के जो स्ट्रक्चर बने होते हैं, ठीक है। देखिए ये जो रेटिकुलम है वो एक तरह की छाननी का काम करता है। जैसे आपने छाननी देखी होगी, तो ये छाननी का काम करता है। जैसे कि कई बार पशु जो है वो लफाफा वगैरह खा लेता है, तो वो लफाफा वगैरह जो है वो इसके अंदर फंस जाता है रेटिकुलम के अंदर। कई बार पशु जो है वो नुकीली चीज, तार या वे कई बार कील वगैरह जो है वो खा लेता है पशु, तो वो इसके अंदर फंस जाता है, ठीक है। तो मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है वो जब कहीं पर भी फंसता है अंदर पेट में, तो वो रेटिकुलम के अंदर ही फंसता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें अगला पार्ट आता है वो आता है ओमेजम। देखिए इसकी दीवार पर किताब के पन्नों जैसी संरचनाएं होती हैं। भेड़ तथा बकरी में ओमेजम बहुत छोटा होता है। देखिए इसमें 10 से 20% जो है वो वोलेटाइल फैटी एसिड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि इसमें 50% वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है। किसमें? ओमेजम में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है एबोमेजम। देखिए इसे ट्रू स्टमक भी कहा जाता है। इसमें एंजाइम स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती हैं। यह नॉन रूमिनेंट्स के स्टमक के समान कार्य करता है। इसे फंडस तथा
पाइलोरिस दो भागों में बांटा गया है। फंडस ओमेजम के साथ अटैच होता है और जो पाइलोरिस भाग है इसका वो छोटी आंत के साथ जुड़ा होता है। देखिए एबोमेजम को जो है वो ट्रू स्टमक क्यों कहा जाता है? एबोमेजम को ट्रू स्टमक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो नॉन रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं, ठीक है, नॉन रूमिनेंट्स एनिमल्स जैसे कि डॉग, कैट, ये जो नॉन रूमिनेंट्स एनिमल्स है ये जो है होते हैं सिंगल स्टमक होते हैं। कैसे होते हैं ये? सिंगल स्टमक। तो देखिए ये जो जिस तरह से सिंगल स्टमक इनका जो वर्किंग करता है, यानी कि जिस तरह से इनका सिंगल स्टमक काम करता है ना, फंक्शन करता है, उसी तरह से जो एबोमेजम है, एबोमेजम भी सेम इसी तरह की वर्किंग करता है। इसीलिए जो रूमिनेंट्स एनिमल्स का जो एबोमेजम होता है उसे ट्रू स्टमक बोलते हैं, क्योंकि ये नॉन रूमिनेंट्स के एनिमल्स के सिंगल स्टमक की तरह ही वर्किंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गाय की आंत की कुल लंबाई। देखिए गाय की आंत की जो कुल लंबाई होती है वो 33 से 63 मीटर तक की होती है, जिसमें से 27 से 40 मीटर छोटी आंत होती है। ठीक है, इतना तो समझ गए, यानी कि बड़ी और छोटी आंत में से सबसे बड़ी आंत कौन सी है? छोटी आंत, क्योंकि 27 से 40 मीटर तो अकेली छोटी आंत ही है। नेक्स्ट हम आते हैं नॉन रूमिनेंट्स एनिमल्स के। नॉन रूमिनेंट्स एनिमल्स को सिंपल स्टमक एनिमल्स और मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स बोलते हैं। इसमें आ जाते हैं जैसे कि घोड़ा, कुत्ता, मनुष्य, बंदर, ये सब किसमें आते हैं? नॉन रूमिनेंट्स एनिमल्स में। देखिए नॉन रूमिनेंट्स का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें पार्ट्स आते हैं, जैसे कि पहले आ जाता है माउथ, फेरेंक्स, ओइसोफेगस, उसके बाद आती है स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसमें माउथ, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। ठीक है, देखिए स्टमक के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि सेम ये एबोमेजम की तरह ही काम करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट आते हैं वो आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले आ जाता है ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट आते हैं वो आते हैं सीकम, क्लोन, रेक्टम। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये जो ड्यूोडेनम है इसमें जो है वो लीवर और स्टमक, लीवर और स्टमक की जो नलियां हैं वो ड्यूोडेनम में आकर के खुलती हैं। ठीक है, जेजुनम जो है, ड्यूोडेनम का जो आकार होता है ना वो एस आकार का होता है। ड्यूोडेनम जो है वो मतलब पेट में जो है वो एस आकृति का इस तरह से होता है। ठीक है, और जेजुनम जो है ये सबसे लंबा होता है। ठीक है, जेजुनम में मुख्य रूप से पाचन क्रिया होती है और इलियम जो है आगे जाकर के सीकम के साथ अटैच हो जाता है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो छोटे छोटे विलाइज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें? विलाई। ये विलाई जो है मतलब समझ लो ये जैसे कि ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके ऊपर ये यहाँ पे विलाइज ऐसे प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से, इस तरह से ये जो छोटे छोटे विलाइज है ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे। ठीक है, ये जो छोटे छोटे विलाइज है ये वाटर और मिनरल्स को, कई तरह के ऐसे मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए इसमें सीकम जो है वो एस आकार की होती है। ठीक है, जो क्लोन में आगे जाकर के खुलती है। देखिए क्लोन जो है वो बड़ी आंत के बीच का भाग है। ठीक है, रेक्टम सबसे अंतिम भाग है। देखिए रेक्टम जो कि एनस है उसे मल द्वार में खुलता है। ठीक है, इसमें मल एकत्रित, रेक्टम में जो है वो मल एकत्रित होता रहता है। ठीक है, तथा शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए घोड़े का जो सीकम है वो बड़ा होता है,
घोड़े का जो सीकम होता है ना, मतलब बाकी पशुओं के अपेक्षा जो घोड़े का सीकम है वो बड़ा थोड़ा इस तरह से घुमावदार होता है, इस तरह से, इस तरह से सीकम होता है घोड़े का ना थोड़ा सा, और ये कोमे के आकार का जैसे होता है, ठीक है। कुत्ते के एनस के पास एक एनाल ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है, जो उन्हें एक अलग गंध देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स की। देखिए स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वो 3 जोड़ी में पाई जाती हैं, जैसे कि पहली आ जाती है पैरोटाइड, दूसरी आ जाती है मैंडिबुलर, तीसरी आ जाती है सबलिंगुअल। देखिए पैरोटाइड की बात करें तो ये कान के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इसकी जो आगे नली होती है, नली जो है वो स्टेनस डक्ट होती है। क्या होती है इसकी नली का नाम है स्टेनस डक्ट। ये जो स्टेनस डक्ट है वो कान के नीचे से एक नली के रूप में जो है वो सेकंड मोलर टीथ के पास आकर के खुलती है। देखिए पैरोटाइड ग्लैंड जो है इसकी शेप की बात करें तो ये ट्रायंगुलर शेप की होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैंडिबुलर। देखिए मैंडिबुलर को और एक और नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं सब मैक्सिलरी। देखिए ये प्रेजेंट होती है मैंडिबल के पीछे, मैंडिबल यानी कि जो नीचे वाला जबड़ा होता है ना उसके पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसकी नली जो है, जो इसकी नली होती है वो जीभ के नीचे आकर के खुलती है। इस नली का जो नाम है वो होता है वाटसन डक्ट, वाटसन डक्ट, ठीक है। पैरोटाइड की जो नली होती है उसे स्टेनस डक्ट, और जो मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी इसको कहते हैं वाटसन डक्ट, ठीक है। पैरोटाइड जो ग्लैंड है वो कहाँ पे होता है, कान के नीचे स्थित होता है, और ये जो वाटसन डक्ट है ये मैंडिबल के पीछे स्थित होता है। थर्ड आ जाता है हमारा सबलिंगुअल, ठीक है। ये जो है सबलिंगुअल जो है ये जीभ के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये जीभ के आधार पर ही खुलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लीवर। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसका जो रंग होता है वो लाल या भूरा होता है। इसमें फैट और ग्लाइकोजन जमा किए जाते हैं। लीवर कई लोब्स में विभाजित होता है। ये राइट साइड में डायफ्राम से लगा होता है। अब देखिए लीवर की बात करते हैं तो लीवर जो है ये बाइल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, किसका प्रोडक्शन करता है, ये बाइल का प्रोडक्शन करता है। तो देखिए जब ये बाइल का प्रोडक्शन करता है तो ये बाइल जो है वो कहीं पर जाके स्टोर भी होती है। तो ये जो बाइल है वो गाल ब्लैडर में जाकर के स्टोर होती है। किस में जाके स्टोर होती है, गाल ब्लैडर में, ठीक है। और गाल ब्लैडर से जो है ये ड्यूडिनम में जाके खुलती है। देखिए बाइल का जो मेन काम होता है ये फैट को डाइजेशन करने में मदद करती है। बाइल का जो डाइजेशन, बाइल का जो काम होता है ये फैट को डाइजेशन करने में मदद करती है, ठीक है। और इसमें अगर अब और बात करें तो ये जैसे कि सूअर है, सूअर में जो लीवर होता है, यानी कि पिग में जो लीवर होता है उसके 6 लोब्स होते हैं, ठीक है। और डॉग और हॉर्स की बात करें तो इनमें जो है वो ये 5 लोब्स में डिवाइड होता है। लोब्स मतलब लीवर इस तरह से होता है ना, कुछ इस तरह से मान लीजिए एक मतलब स्ट्रक्चर, जैसे ये लोब में एक लोब हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा। इस तरह से ये मतलब लोब्स में डिवाइड होता है। पर गाय में जो है, गौ में जो है ये लोब्स में डिवाइड नहीं होता। गाय में ये लोब्स में डिवाइड नहीं होता है। हाँ, एक और चीज है जैसे कि घोड़ा में जो है, हॉर्स में जो है वो गाल ब्लैडर, हॉर्स में गाल ब्लैडर जो है वो एब्सेंट होता है। अब और इसमें लीवर की बात करते हैं तो लीवर का जो मेन फंक्शन है जैसे कि ये जो है बाइल का सेक्रेशन करता है, ठीक है। और जैसे कि ये ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। और ये फैट सोलुबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के, इन सभी को भी क्या है स्टोर करके रखता है। और
लीवर डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, ठीक है। तो लीवर का मेन काम क्या क्या है, जैसे कि ये बाइल का सेक्रेशन करता है, ठीक है, और ग्लूकोजन को स्टोर करके रखता है, स्टोर विटामिन ए डी ई और के, फैट सोलुबल विटामिन है ये, विटामिन ए डी ई और के फैट सोलुबल विटामिन है, इनको स्टोर करके रखता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, फैट और ग्लाइकोजन को जमा करके रखता है, ठीक है। तो ये सारा लीवर का जो है ये काम है। नेक्स्ट हमारा जाता है स्प्लीन। देखिए स्प्लीन जो है वो लेफ्ट साइड में लास्ट रिब के पास, लास्ट पसली जो होती है उसके पास, ये ह्यूमन के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये शरीर का सबसे बड़ा लिम्फ है, इट इज द लार्जेस्ट लिम्फ, लार्जेस्ट लिम्फ ऑफ द बॉडी। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, और ये स्प्लीन जो है वो लार्जेस्ट लिम्फ ऑफ द बॉडी है, ठीक है। देखिए गाय का जो स्प्लीन होता है वो चपटा लंबा होता है, चपटा और लंबा होता है। घोड़े का जो है वो कोमे आकार का होता है, कुत्ते में जो है वो ये जूते के आकार का होता है, भेड़ में तिकोना आकार का होता है, सूअर में जो है ये चपटा और लंबा होता है। अब देखिए स्प्लीन की बात करें तो ये जो है मेन ब्लड को स्टोर करने का काम करता है, ब्लड स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, ये फिलहाल तो ये इतना याद रखो कि ये ब्लड को स्टोर करने का काम करता है। और हाँ एक और चीज़, ये जो लीवर है, लीवर को जो एक इसकी रक्त की आपूर्ति जो करती है उस आर्टरी का नाम है हिपैटिक आर्टरी। लीवर को जो रक्त प्रदान करने वाली जो आर्टरी है उसका नाम है हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अभी हम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पैनक्रियास। देखिए ये शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है जिसके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो भाग होते हैं, इससे पाचन एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन भाग में कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे आइलेट्स ऑफ लैग्रैंजिस कहा जाता है। अब देखिए पैनक्रियास की बात करें तो इसकी भी जो नली है वो, इसकी भी जो नली है वो गाल ब्लैडर की नली के साथ मिलने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट में निकलती है, ठीक है। और अब इसमें एंजाइम्स की बात करें तो इसमें जैसे कि आइलेट्स ऑफ लैग्रैंजिस एक एंडोक्राइन का ग्रुप ऑफ सेल है, इसमें से जो है वो इंसुलिन और ग्लूकोजन हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकोजन हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। और उसी तरह से जो एक्सोक्राइन पार्ट है, देखिए एक्सोक्राइन पार्ट में जो है वो पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पैनक्रियाटिक जूस। इसमें जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन हो गया, प्रोटीन, ठीक है, एमाइलेज, एमाइलेज CHO कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, लाइपेज, फैट। तो ये जो सभी एंजाइम्स हैं इसमें से निकलते हैं जो गाल ब्लैडर की नली के साथ, ठीक है, मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडिनम पार्ट में मिलती हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।